जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग अब देखिए मुक्ति बोध हम लोग का लास्ट टॉपिक है, ये काव्य खंड का। ठीक है, इसको करेंगे, लास्ट टॉपिक है मुक्ति बोध का। जो ब्रह्म राक्षस है बेसिकली उसी से मुक्ति बोध हो जाएंगे, और जनरली क्वेश्चन ब्रह्म राक्षस पर ही पूछेगा, लेकिन एक आध बार हो सकता है कि मुक्ति बोध पे अलग से प्रश्न पूछते। अब ध्यान रखना है, जनरली प्रश्न पूछेगा वो ब्रह्म राक्षस पे, तो पहली बात तो ये क्लियर कर लेना, एग्जाम में प्रश्न समानता ब्रह्म राक्षस पे आएगा। लेकिन मान लो अगर इन केस ब्रह्म राक्षस पे ना आकर, जैसा पेपर वन में एक जनरल, क्योंकि पेपर वन में मुक्ति बोध अपने आप में विषय का नाम है, मुक्ति बोध एक टॉपिक है, मान लो एक जनरल क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे आप दो क्वेश्चन देखेंगे, मुक्ति बोध की काव्य भाषा पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए, कि प्रकार का प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है, यहां पर देखेंगे आप, अंधेरे में कविता, क्योंकि अंधेरे में कविता यूपीपीसीएस के सिलेबस में हुआ करती थी। ठीक है, यूपीपीसीएस के सिलेबस में हुआ करती थी, यूपीएससी में नहीं हुआ होती थी। ठीक है, लेकिन चूंकि एक बात समझना है, चूंकि जब हम आंसर लिख रहे हैं ना, ये बात ध्यान में रखिएगा, पेपर वन में आंसर लिख रहे हैं, पेपर वन में तो थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव होना चाहिए, थोड़ा नॉलेज का लेवल ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर पेपर वन में आप आंसर लिख रहे हैं और ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में दोनों के एग्जाम्पल्स का अगर यूज कर दे रहे हैं, ठीक है, और पेपर टू में भी आंसर लिख रहे हैं और प्रश्न अगर पूछ रहा है तो उसमें अगर अंधेरे में को भी घुसा दे रहे हैं, तुलना कर दे रहे हैं, तो अपने आप में बहुत अच्छा आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव रहेगा, इस वजह से ये दो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे। अब देखिए, मुक्ति बोध के बारे में ध्यान रखना है, प्रगतिवादी कवि हैं, मेनली प्रगतिवादी कवि हैं। प्रगतिवादी कवि के बारे में अगर आप जानेंगे तो प्रगतिवादी कवि क्या करते हैं, इसको मैं मिटा के यहीं पे थोड़ा समझाता हूँ। देखिए, सामान्यतः जो प्रगतिवादी कवि होते हैं वो क्या करते हैं, कविता में वस्तु को ज्यादा महत्व देते हैं, रूप को महत्व नहीं देते हैं, नेग्लेजिबल मत मानते हैं। कहता है भैया कविता ऐसी होनी चाहिए जो लोक भाषा, लोक धुनों पर हो, सीधे सीधे ये बात बताए कि क्रांति करनी है। प्रगतिवादी कवि ये बात कहते हैं, भैया क्रांति करनी है, बात खत्म। लेकिन मुक्ति बोध यहाँ पर प्रगतिवादी यांत्रिकता को खारिज करते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रगतिवादी यांत्रिकता को खारिज करते हैं। इसी वजह से ये आप कह सकते हो ये अलग हैं, ये अलग हैं। ठीक है, ये अलग हैं, इसी वजह से ये अलग हैं। तो प्रगतिवादी लोग यथार्थ को देखने के लिए सामाजिक दृष्टि अपनाते हैं, लाल झंडा उससे देखते हैं यथार्थ। मुक्ति बोध यथार्थ को देखने के लिए, यानी जो वास्तविकता उसको देखने के लिए फैंटेसी शिल्प का प्रयोग करते हैं, फैंटेसी शिल्प। ये ध्यान रखिएगा, मुक्ति बोध का आंसर लिखते समय ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बहुत शॉर्ट में बस आपको रिवाइज करा रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा। तो प्रगतिवादी कवि वस्तु को महत्व देते थे कि क्या लिखा है, न कि इस बात को कि कैसे लिखा है पर महत्व नहीं देते थे। लेकिन इस मामले में मुक्ति बोध क्या है, यांत्रिकता से अलग करते हैं खुद को, और फैंटेसी शिल्प के माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं। अब बातों को क्यों रखते हैं फैंटेसी शिल्प के माध्यम से, देखो इनका यह मानना है कि यथार्थ इतना जटिल है, जो यथार्थ है ना, जो हमें डायरेक्ट दिख रहा है ना कि एक चूहा मर रहा है या एक आदमी मर रहा है या शोषण हो रहा है, ये जो बात है ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एक शोषण हो रहा है, नहीं, ये आपस में बहुत ज्यादा गुम्फित है, कई चीजों के कारण ये चीजें जुड़ी है। एक पूरी ऐतिहासिकता रही होगी, एक स्ट्रक्चर बना होगा समाज में, ठीक है, स्ट्रक्चर बना होगा। इसका जो शोषण है वो हो सकता है किसी दूसरे देश के शोषण से जुड़ा हो, किसी दूसरे देश के इतिहास से जुड़ा हो, ठीक है, इसके समाज से जुड़ा हो। तो ये सारी बातें जो यथार्थ को व्यक्त करने की बातें हैं, ये डायरेक्ट हो नहीं पाएगी भाई, डायरेक्ट होने पे ये कहना है। इसके लिए हम करेंगे फैंटेसी शिल्प का प्रयोग। अब फैंटेसी शिल्प का प्रयोग क्यों करेंगे, तो ये कह रहे हैं या यथार्थ इतना जटिल और गुम्फित है, इतना बृहत है यथार्थ, कि अगर इस आदमी के शोषण को व्यक्त करना है तो दो तरीके से कर सकते हैं। या तो एक इतनी लंबी कविता लिखें जिसमें पूरे शोषण के जितने तरीके हो सकते हैं सबको समझाएं कि यार ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी कारण है, ये भी कारण है, ये ऐसे हुआ, या तो इतनी लंबी कविता लिखें पूरा इसको समझाएं। या अगर हम फैंटेसी शिल्प का प्रयोग कर दें कि हमें रात में एक सपना आया, फैंटेसी शिल्प क्या, हम स्वप्न की दुनिया में हैं, सपने में हमने देखा कि जो है सपने हमने क्या देखा कि जो है राजा अकबर, ठीक है, अकबर और तुलसीदास जी बैठे हुए हैं एक साथ, चाहे श्री राम और हनुमान जी बैठे हुए हैं एक साथ। तो ये क्या है, ये फैंटेसी है, कि वो फैंटेसी क्रिएट कर रहा है कि मैंने देखा, मैंने उनको बैठे हुए देखा, वो आपस में बात कर रहे हैं, रो रहे हैं। जैसे अभी हम कहते हैं ना कि जो संविधान की हालत कर दी गई है, तो अंबेडकर रो रहे होंगे संविधान की इस हालत को देख के। तो हम क्या कर रहे हैं, हम फैंटेसी तो क्रिएट कर रहे हैं एक प्रकार की। तो ये
कहते हैं यथार्थ इतना जटिल और गुम्फित है कि इसके लिए हमें एक नए प्रकार का शिल्प का प्रयोग करना पड़ेगा, जो है फैंटेसी शिल्प। अब फैंटेसी शिल्प ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली बार शुरुआत की, नो डाउट कि फैंटेसी शिल्प क्या है, फैंटेसी का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है, खास तौर पे फैंटेसी का प्रयोग साइंस फिक्शन में, ठीक है, जो आप कह सकते हो सेक्सुअल स्टोरीज में, ठीक है, अलग अलग प्रकार की फैंटेसी। जैसे आप देखोगे आजकल क्या है, जो आधुनिक काल है, आधुनिकता के नाम पे माता बच्चे, है ना, क्या कहते हैं, फादर इन लॉ, सन इन लॉ, ये सब जो आप कह सकते हो जो सेक्सुअल फैंटेसीज हैं, उसको वर्णन में काम किया जाता है, ठीक है, खास तौर पे। तो फैंटेसी खास तौर पे इन एरियाज में बहुत ज्यादा यूज होती है। इन्होंने क्या किया, यथार्थ को व्यक्त करने के लिए, जो जटिल यथार्थ है, जो बहुत ही गुम्फित है, जटिल एवं गुम्फित यथार्थ को व्यक्त करने के लिए इन्होंने क्या किया, फैंटेसी शिल्प का प्रयोग किया। तो मुक्ति बोध में ये ध्यान रखना है। एक बात यह है कि फैंटेसी शिल्प का प्रयोग इनके हर आंसर में बात दिखनी चाहिए। दूसरी जो बात है, बीहड़ और डरावनी भाषा का प्रयोग बहुत किया है, बहुत ज्यादा किया। अगर आप देखोगे अंधेरे में रचना, अगर अंधेरे में, या फिर आप अगर ये देखो ब्रह्म राक्षस देखोगे, तो ब्रह्म राक्षस आपको दिखेगा बहुत, मतलब क्या है, परित्यक्त सूनी बावड़ी, शहर के उस ओर खंडहर की तरफ, ठीक है, सीढ़ियां डूबी अनेकों, है ना, लटकते घुघुओं के घोंसले, परित्यक्त भूरे गोल, विगत सत्पुण्य का आभास दिख रहा है। थोड़ा बीहड़ प्रकृति है, बावड़ी की मुंडोरों पर, है ना, बावड़ी की मुंडोरे पर पागल प्रतीकों में कही जाने वाली ये सब वो सब, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। आप देखोगे अजीब सा है। अब एक काम ये करना है कि ब्रह्म राक्षस के कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, वो पहले ही कर लो। तो ये है, और होठों से अनोखा स्रोत, कोई क्रुद्ध मंत्रोच्चार अथवा शुद्ध संस्कृत गालियों का जार। एक पहला लाइन ये याद करना है आपको, ठीक है, पहला भी याद करना है। दूसरा आपको याद करना है, शहर के उस ओर खंडहर की तरफ परित्यक्त सूनी बावड़ी के भीतरी ठंडे अंधेरे में, ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये आप, मुझे उम्मीद है कि ये आप इस जो कविता है इसका अर्थ समझ लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जो यूपीएससी हिंदी में जो कोर्सेज चल रहे हैं ना, उसमें आपको बस इसमें की 2-3 खास बात बताएंगे, ठीक है। पूरा चीज आपको समझाया नहीं जा सकता, तो ये बात समझिएगा, पूरा चीज आपको समझाया नहीं जा सकता। आपको केवल इसमें से कुछ कुछ कह सकते हो काम की बात ही आपको बताई जाएगी, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये बात समझिएगा कि कुछ आपको काम का भी चीजें बताइए, तो ये आप अर्थ इसका समझ लेंगे, इसका अर्थ यहीं पे दिया होगा, इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, क्योंकि पूरा अर्थ फिर समझाना वो 2-2 दिन का काम है, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैं इसीलिए कुछ काम की बात बता रहा हूँ, जो आपको याद रखना है, जो आपको एग्जाम में आंसर में यूज करना है। पागल प्रतीकों में कही जाती हुई, फिर एक ये है लाइन यहां से यहां तक, ठीक है। खूब ऊंचा एक जीना सावला, उसकी अंधेरी सीढ़ियां वे एक अभ्यंतर निराले लोक की, एक चढ़ना और उतरना, पुनः चढ़ना और लुढ़कना, मोच पैरों पर व छातियों पर अनेकों घाव। ये याद करना है पूरा। फिर ये वे भाव संगत तर्क संगत कार्य सामंजस्य योजित, ठीक है, समीकरणों के गणित की सीढ़ियां हम छोड़ दे उसके लिए, एक ये याद रखना है, ठीक है, एक याद रखना है। फिर एक लाइन याद रखना है, अतिरेकवादी पूर्णता की व्यथाएं बहुत प्यारी हैं, ज्यामितिक संगति गणित की दृष्टि के कृत, ये याद रखना है। फिर देखिए, आत्मचेतस किंतु इस व्यक्तित्व में थी प्राणमय अनबन, विश्व चेतस बेबनाओ, एक ये लाइन याद रखना है। फिर ये बहुत महत्वपूर्ण है, पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन कांटों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। बावड़ी में सम प्रागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा, वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। इतना याद करिए, ये छोड़िए, इतना, वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर्सी से होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तक पहुंचा सकूं। एक ये लाइन याद कर लीजिए, ये पेपर 2 में ही काम आएगा, मेनली पेपर 2 में भी काम आएगा। तो सत्यप्रकाश सर जो आपको व्याख्या 1-2 करवाएंगे इसकी, तो वहां पे काम आ जाएगा, ठीक है। पेपर 1 का भी जब अगर प्रश्न आता है मुक्ति बोध पे, तो हम इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है, हम इनका यूज कर सकते हैं। आप देखोगे मैंने क्या किया अपने आंसर में, जब मैंने नोट्स बनाए हैं, तो मैंने क्या किया, उसमें इन चीजों को प्रॉपर कोट किया, इन चीजों को यूज किया है, ठीक है। तो आप इस बात को देख सकते हैं कि मैंने वहां पे काफी यूज किया है इन चीजों का, है ना। एक मिनट,
ये हो गया। अब देखिए ये आपका काम हो गया, मुझे एक चीज खोजनी थी, वही खोज रहा था। ठीक है, ये सब आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ब्रह्म राक्षस कविता के जो है प्रमुख प्रतीक, ये सब वो सब। अब इसका हम लोग इतना बहुत लंबा चौड़ा इसको नहीं ले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न पे आते हैं सीधे। ठीक है, सीधे प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न के काम करेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है मुक्ति बोध की, ठीक है, मुक्ति बोध की काव्य भाषा पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए, काव्य भाषा पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। अब ध्यान रखिए ये प्रश्न क्यों पूछा जा सकता है, इस बात पे थोड़ा सा विचार कीजिएगा कि यह प्रश्न इस वजह से पूछा जाता है कि सामान्यतः मुक्तिबोध प्रगतिवादी कवि है। प्रगतिवाद में तो काव्य भाषा कुछ होती ही नहीं भाई, उनका तो क्या है, उनका मतलब ये यथार्थ का उल्लेख करो, ठीक है, समाजवादी चिंतन दर्शाओ, यथार्थ का उल्लेख करो, समाजवादी चिंतन दर्शाओ, यही तो है इनकी बात। ठीक है, समाजवादी चिंतन दर्शाओ, यही सब है ना। तो इस बात को समझिएगा, इनका तो डायरेक्ट यही है। तो इन पे क्यों प्रश्न बन सकता है, इस वजह से प्रश्न बन सकता है क्योंकि इन्होंने क्या किया, अलग ये प्रगतिवादी यांत्रिकता को खारिज करते हुए इन्होंने क्या किया, फैंटेसी शिल्प का प्रयोग किया, फैंटेसी शिल्प का प्रयोग किया। इस वजह से ये अनोखे बन जाते हैं और अनोखे बन जाते हैं। तो इसके कारण इनको बहुत गालियां पड़ती है। खासतौर पर रामविलास शर्मा जो है प्रगतिवादी जो आलोचक है, रामविलास शर्मा, ये इनकी आलोचना करते हैं अच्छे से, है ना। कई लोग इनको पागल भी कहते हैं, इन्होंने जितना थिंकिंग किया ना, ऐसा माना जाता है कि सिजोफ्रेनिया, बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त थे, पागल टाइप के व्यक्ति हो गए थे, ऐसा माना जाता है, मतलब ऐसा लोग कहते हैं। तो आप इस बात को समझिएगा कि यहाँ पर बहुत बड़ी बात है। अब पूछ रहा है काव्य भाषा, तो काव्य भाषा को सीधी बात है आपको फैंटेसी शिल्प से तो जोड़ना ही है। दूसरे बात बन रही, इनकी जो काव्य भाषा है वो क्या है, इस प्रकार की है कि जटिल एवं गुम्फित यथार्थ को, जो यथार्थ है बहुत जटिल एवं गुम्फित है, समाजवादी चश्मे से ही नहीं देखा जा सकता, गुम्फित यथार्थ को संक्षिप्त में एवं सहज रूप से व्यक्त कर सके। तो इनकी काव्य भाषा इस प्रकार की कि जटिल एवं गुम्फित यथार्थ हो, जटिल गुम्फित एवं गतिशील यथार्थ हो, यथार्थ भी गतिशील है, हमेशा चेंज हो रहा है। तो जटिल, गतिशील एवं गुम्फित यथार्थ को क्या करे, सहज एवं संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सके, इसमें उनकी काव्य भाषा क्या है, सहायक होती है। तो ये बात आपको सबसे महत्वपूर्ण, ये कीवर्ड ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या कीवर्ड ध्यान रखना है, फैंटेसी शिल्प, फिर जटिल, गुम्फित और गतिशील यथार्थ, ये कुछ कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखना है, कुछ कीवर्ड ध्यान रखना है। अब इसके बाद आप चाहें तो 2 एग्जाम्पल यहां पर याद रख सकते हैं। ठीक है, 2 एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। ब्रह्म राक्षस के जो एग्जाम्पल होता है उनमें से यूज कर सकते हैं, क्योंकि 225 शब्द का प्रश्न है, तो 2 से 3 एग्जाम्पल दीजिएगा। एक ब्रह्म राक्षस का कोई उठा के दे दीजिएगा, काव्य भाषा का एग्जाम्पल कोई भी, अभी दिखाते हैं कैसे करेंगे। और एक ये अंधेरे में उद्रम भरीपन अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए। एक ही 2 एग्जाम्पल बस आपको याद ही रखना है, ज्यादा याद करना ही नहीं है, इसी को काम में ले आ देना है किसी तरह से। जैसे आप देखो, जैसे मैं आपको यहीं पे एक बात समझा रहा हूं, जैसे काव्य भाषा में हमें ये बात, मान लो ये बात बतानी है, जैसे अभी समझना, मुक्तिबोध की काव्य भाषा में संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, मराठी के शब्दों का भरपूर प्रयोग हुआ है, किंतु उसकी भाषा की प्रकृति मूल रूप से संस्कृतनिष्ठ है, लेकिन वे तत्सम शब्दों के साथ विजातीय शब्दों को रखकर भाषा के अभिजाति को तोड़ते हैं। तो संस्कृतनिष्ठ भाषा है, लेकिन क्या करते हैं वो, विजातीय शब्दों को भी रख के भाषाई अभिजात्यपन को तोड़ते हैं। तो भाषाई अभिजात्यपन को तोड़ना, तो आप ये भी लिख सकते हैं, पिस गया वह भारी और भीतरी 2 कठिन पाटों के बीच ऐसी ट्रेजिडी है नीच। ट्रेजिडी क्या है, अंग्रेजी शब्द है, तो आपने दिखा दिया कि उर्दू, अंग्रेजी सभी शब्दों का भयानक प्रयोग किया, ये बात आप बता सकते हैं। तो समझ रहे हैं, तो भाषाई अभिजात को तोड़ रहे, तो आप ब्रह्म राक्षस का एग्जाम्पल आराम से घूम के प्रयोग कर सकते हैं। वह क्या है, एक है ना कि वह विश्व, ये कुछ तो है, भूल जाता हूं मैं भी, अभी असल में जब एग्जाम का समय रहता है तभी याद रखते हैं। हाँ, ये वे कर्म संगत, भाव संगत, तर्क संगत, कुछ ऐसे ही है। ये भाव संगत, तर्क संगत, कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों के गणित की सीढ़ियां हम छोड़ दें, उसके लिए देखो क्या है, संस्कृतनिष्ठ है, ये वाला दिखाई दिया, तो आप आराम से लिख सकते हो। संस्कृतनिष्ठ वाले में आप ये भी एग्जाम्पल दे सकते हो, आत्मचेतस किंतु इस व्यक्तित्व में थी प्राणमय अनबन, विश्व चेतस बे बनाओ, ये भी आप कर सकते हो। ठीक, ये बात समझिएगा। तो आप प्रॉपर कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, उसमें कोई आपको परेशान नहीं हो। ठीक है, एकदम लोड इसका नहीं लेना है। तो अब ये बात समझिएगा, यहां पर अब क्या करेंगे, मान लो ऐसा प्रश्न आता है, मुक्तिबोध की काव्य भाषा पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए, मान लीजिए प्रश्न आता है, तो इंट्रोडक्शन क्या बताएंगे, ये बताएंगे कि क्यों इनकी काव्य भाषा महत्वपूर्ण है। तो आप बताएंगे प्रगतिवादी चिंतक या प्रगतिवादी या मुक्तिबोध प्रतिबद्ध प्रगतिवादी कवि हैं।
जिसमें या इस चिंतन में वस्तु और रूप में वस्तु को प्राथमिक माना गया है, किंतु मुक्तिबोध प्रगतिवादी यांत्रिकता को खारिज करते हुए ठीक है, प्रगतिवादी यांत्रिकता को खारिज करते हुए भाववादियों एवं अति यथार्थवादियों के शिल्प, तो ध्यान रखिएगा भाववादी और अति यथार्थवादी, ये लिखना आपको 2 कीवर्ड्स और इंट्रोडक्शन के शिल्प, फैंटेसी शिल्प का प्रयोग अपनी रचनाओं में करते हैं। ऐसे में विभिन्न आलोचक, उदाहरण रामविलास शर्मा, उनकी कविताओं की आलोचना करते हैं, किंतु मुक्तिबोध की मुख्य चिंता विचार और अनुभव, तो ध्यान रखिए एक दुनिया है विचार और अनुभव की दुनिया को एक प्रभावशाली रूप विधान में मूर्त करने की है। तो मुक्तिबोध की मुख्य चिंता यह है कि विचार और अनुभव दोनों की दुनिया को जोड़िए, जिसके लिए उन्होंने फैंटेसी शिल्प का प्रयोग करते हुए अपनी काव्य भाषा को इसके सहायक बनाया है। तो फैंटेसी का प्रयोग करते हुए अपनी काव्य भाषा को इसके सहायक बनाया हुआ है। तो आपने इंट्रोडक्शन में बात समझा दी कि मुक्तिबोध फैंटेसी शिल्प का प्रयोग करते हैं। फैंटेसी शिल्प कौन लोग करते हैं? अति यथार्थवादी और भाववादी इनका प्रयोग करते हैं। रामविलास शर्मा ने आलोचना की मुक्तिबोध की और आपने प्रगतिवादी चिंतन से भी जोड़ दिया। तो इंट्रोडक्शन आपका ये ठीक ठाक एक लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन आपका बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। अब आपको बताना है इनकी काव्य भाषा। अब काव्य भाषा के बारे में आपको बताना है, एकदम आराम से बताना है। तो अब यहां पर समझिए, तो आप क्या बताएंगे? मुक्तिबोध की काव्य भाषा विशिष्ट है या प्रगतिवादियों से भिन्न विशिष्ट भाषा है ना, विशिष्ट भाषा है, जिसकी पहली विशेषता उसकी एक रूपता है। अपने संपूर्ण काव्य यात्रा में वे फैंटेसी शिल्प नामक एक निश्चित विधान का सहारा लेते हैं। आपको लिखना है, फैंटेसी शिल्प नामक एक निश्चित विधान का सहारा लेते हैं, जिसमें वे कई बार खुद को ब्रह्म राक्षस का शिष्य है ना, बाहरी दुनिया, भीतरी दुनिया आदि के मध्य तुलना करते हुए अपनी काव्य कर्म को करते हैं। लेकिन इस निश्चित ढांचे के भीतर मुक्तिबोध की भाषा की अनेक तहें हैं। तो एक निश्चित ढांचा है, ढांचा क्या है? फैंटेसी शिल्प। कभी वो ब्रह्म राक्षस मान रहे हैं खुद को, कभी ब्रह्म राक्षस का सजल उर्शिष्य मान रहे हैं, कह रहे ना मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर्शिष्य होना चाहता, है ना, ये बात कह रहे हैं ना मुक्तिबोध की, मैं ब्रह्म राक्षस का क्या सजल उर्शिष्य होना चाहता। ये लास्ट में कहते हैं, ये बात समझिएगा, कभी खुद को कुछ कह रहे, कभी खुद को कुछ कह रहे। हाँ, क्या है? भाषा की अनेक तहें हैं। तो कैसे भाषा की अनेक तहें हैं? ठीक है, आपको ये बात बतानी कि क्या है, निश्चित ढांचे के भीतर मुक्तिबोध की भाषा की अनेक तहें हैं। फिर अब उन तहों को आप एक एक करके खोलते जाएंगे कि पहली बात क्या है? काव्य भाषा की प्रकृति। ये क्या है? बीहड़ है। तो पहली बात आपने बता दी कि मुक्तिबोध की काव्य भाषा की प्रकृति बीहड़ है। और बीहड़ का मतलब क्या? अजीब सा, घना, अंधकार, ठीक है, कहीं पे घुघुओं के घोंसले, कहीं पर चिलचिलाते फासले, कहीं पे चांद, कहीं पर मतलब अलग अलग तरह का, कहीं पे वो जो व्यक्ति है वो अपना मुंह छपाछप धुल रहा है, कहीं पे वो सीढ़ियों से गिर गया, है ना, ये सब बातें। तो क्या है? काव्य भाषा की प्रकृति बीहड़ है। तो पहली बात आपको बतानी कि बीहड़ है। बीहड़ क्या है? कभी अंधकार दिखता है, कभी फूलों की महक दिखती है, घुघुओं के घोंसले दिखते हैं। आपको ऐसा पता नहीं है, घुघुओं के घोंसले दिखते हैं, हिंसक पशुओं की डरावनी आवाजें आती हैं, झरने और गुफाएं, स्वप्न और संघर्ष, दमन और क्रांति जैसी विरोधी स्थितियों को मुक्तिबोध भाषा के द्वारा काव्य वस्तु में रूपांतरित करते हैं। तो बीहड़ इनकी काव्य भाषा की प्रकृति बीहड़ है, पहली बात ये। फिर आप बताने विभिन्न विरोधी वस्तुओं को, अंधकार और प्रकाश, फूलों की महक और डरावनी आवाजें, झरने और गुफाएं, स्वप्न और संघर्ष, दमन और क्रांति को काव्य भाषा में रूपांतरित करते हैं। और आप क्या करेंगे? ब्रह्म राक्षस का कोई एग्जाम्पल दे देंगे। तो कौन सा एग्जाम्पल दे सकते हैं आप? ठीक है, आप कौन सा एग्जाम्पल दे सकते हैं? मैं दिखाता हूं। हाँ, ये खूब ऊंचा एक जीना सांवला, उसकी अंधेरी सीढ़ियां। ऊंचा जीना है, उसकी अंधेरी सीढ़ियां, ठीक है, एक चढ़ना और उतरना, पुनः चढ़ना और लुढ़कना, मोच पैरों पर, छातियों पर अनेकों घाव। इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं। या आप ये वाला लिख दीजिए, ये भी अच्छा है, मतलब ज्यादा अच्छे से ये लिख सकते हैं।
शहर के उस ओर खंडहर की तरफ परित्यक्त सूनी बावड़ी डॉट डॉट डॉट, ये बनेगा। लटकते घुघुओं के घोंसले परित्यक्त भूरे गोल, बस लटकते घुघुओं के घोंसले परित्यक्त भूरे गोल, इतना लिख दीजिए। ठीक है, तो यही लिखिए, ज्यादा बढ़िया यही लिखिए। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है कि बीहड़ है, इनकी काव्य भाषा की प्रकृति बीहड़ है। ठीक है ना, ये बात समझिएगा। फिर आप बताएंगे इन्होंने क्या किया, फिर दूसरा बताएंगे, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, मराठी के शब्दों का भरपूर प्रयोग हुआ, किंतु मूल रूप से प्रकृति संस्कृत निष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो जो विचार व्यक्त करना चाहते हैं आप इसे बताएंगे, तो आप क्या बताएंगे, मुक्तिबोध की काव्य भाषा में संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी और मराठी के शब्दों का भरपूर प्रयोग हुआ है, किंतु वे जो विचार व्यक्त करना चाहते हैं या जो गहन विचार व्यक्त करना चाहते हैं उसमें तत्समी प्रकृति की भाषा शैली अत्यधिक सहायक है। अतः वे क्या करते हैं, अतः वे तत्सम शब्दों के साथ विजातीय शब्दों को रखकर भाषाई अभिजात्य को भी तोड़ते हैं। ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं और वो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच ऐसी जी है नीच। अंधेरे में अगर लिख देंगे तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। ठीक है, अंधेरे में लिख देंगे तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। ठीक है, फिर उनकी काव्य भाषा में बिंबों की प्रकृति, ठीक है, बिंबों की प्रकृति भी अत्यंत बीहड़। देखो हो सकता है ना मुक्ति बोध पर एक बिंब या ब्रह्म राक्षस के बिंब पर एक अलग से प्रश्न आ जाए, मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट। ये बहुत अच्छा आप देखेंगे, अगर वही मैं कह रहा हूं, अगर आप थोड़ा पढ़ेंगे ना इनकी, ठीक है, तो देखो हो सकता है कि बिंब पर एक अलग से प्रश्न आ जाए, लेकिन ये पेपर 2 का प्रश्न है। बिंब योजना के वशिष्ठ पर अलग से एक प्रश्न आ सकता है जो कि पेपर 2 में आ सकता है, पेपर 1 में नहीं। लेकिन भाई इसका यूज तो कर सकते हैं भाई, ब्रह्म राक्षस बिंब काव्य भाषा का एक प्रमुख अवयव होता है, तो उनकी काव्य भाषा में क्या आप बताएंगे कि बिंब, ठीक है, आप क्या बताएंगे, बिंब क्या है, या फिर आप सीधे इस बात को कहिए, मुक्तिबोध ने खुद कहा है कि उनकी काव्य भाषा बिंबों का नगर है, बिंबों का नगर है। ठीक है, मेरी ये कविताएं भयानक हिडिंबा हैं, यहीं पे लिख सकते हैं आप, मेरी ये कविताएं भयानक हिडिंबा है, विकृताकृत बिंबा है। ठीक है, तो आप ये बात समझिएगा। बाकी मैंने आपको मेनली एग्जांपल्स जो काम के थे वो नोट करा दिए। ठीक है, वो नोट करा दिए। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, इनकी काव्य भाषा में बिंबों की अधिकता है, बिंबों की अधिकता है। क्यों? क्योंकि ये मूलतः आंतरिक विषयों के कवि हैं, आंतरिक विषयों के कवि हैं, और अमूर्त विषयों को मूर्त करने में बिंब की अधिकता सहायक उठती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिए, बिंब की अधिकता सहायक उठती है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बिंब की अधिकता सहायक उठती है। फिर आप लास्ट पॉइंट बताएंगे, इसके साथ साथ नए विशेषणों क्रियापद का प्रयोग के माध्यम से भाषा को ताजगी दी, जैसे अपाहिज पूर्णताएं, तिलिस्मी चांद, चिचिलाते फासले आदि। फिर कंक्लूजन लिखेंगे, इस प्रकार स्पष्ट है मुक्तिबोध की काव्य भाषा न केवल गहन गतिशील, क्या है, जटिल गतिशील एवं गहन यथार्थ को व्यक्त करने में सक्षम हुई है, बल्कि उन्होंने एक नई काव्य भाषा की खोज की है जो कि उनकी सृजनात्मकता का ठोस प्रमाण है, ठोस प्रमाण है। इस बात को आप बता देंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर खत्म होता है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन सब खत्म होता है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है, स्त्री विमर्श के आलोक में समकालीन कविता पर विचार कीजिए, डायरेक्ट आंसर पढ़िए, किसी काम का प्रश्न नहीं आएगा, नहीं, ठीक है, आएगा नहीं, लेकिन 2-3 एग्जाम्पल देख लेंगे तो मे भी अगर मान लो आ गया गलती से तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो 2-3 एग्जाम्पल बस याद कर लीजिए, बाकी समकालीन कविता पे आप लिख लेंगे आंसर आराम से। ठीक है, जो महत्वपूर्ण हम लोग उसको ज़्यादा अच्छे से करते चलेंगे, और अगली क्लास में हम लोग, क्योंकि पंथ के पल्लव ये सब हम लोग करवा चुके हैं। ठीक है, ये सब करवा चुके हैं। ठीक है, ये नवगीत आंदोलन वाला भी बस रीड करिए, केवल रीड कर लीजिए इसको, ये क्वेश्चन केवल रीड कर लिए, कोई काम का नहीं है। ठीक है, मतलब बस आपको 2-3 नाम याद रखने, जैसे रविंद्र भ्रमर, रमेश रंजक। ठीक है, रमेश रंजक एक ही एग्जाम्पल, जलती ना कोई आग है, छिड़ता ना कोई राग है, केवल सुलगती है चिता इस गीत की आकाश में। यही सब बातें 1-2 याद करनी है बस, और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। नवगीत आंदोलन यहां पर देखते हैं, जो काम की चीज है ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्या हुआ है, कुछ तो इस नोटेबिलिटी में चेंज आया, मुझे समझ में नहीं आया। अब कह रहा है, अंधेरे में कविता ने, मुक्तिबोध ने फैंटेसी शिल्प के माध्यम से सफलतापूर्वक उस यथार्थ को पकड़ा है जो जटिल और संश्लिष्ट है। तो जटिल और संश्लिष्ट यथार्थ को पकड़ लिया है सफलतापूर्वक। जो सीधे सीधे पकड़ना संभव नहीं था, विवेचना कीजिए। मतलब आपको यही बात बतानी है, क्यों अंधेरे में कविता में मुक्तिबोध फैंटेसी शिल्प का प्रयोग करते हैं, और फैंटेसी शिल्प का प्रयोग करते हैं तो इतना बढ़िया क्या किया इन्होंने। तो आपको यही बात एक्सप्लेन करना है कि भैया ऐसे यथार्थ को इन्होंने पकड़ लिया जो कि सीधे सीधे पकड़ना सक्षम नहीं था।
आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में फैंटेसी शिल्प ही बताएंगे, फैंटेसी शिल्प, ठीक है, फैंटेसी शिल्प, यही बात आप बताएंगे, ठीक है, यही बात बताएंगे कि फैंटेसी शिल्प होता क्या है। तो आप क्या बताएंगे, आमतौर पर इंट्रोडक्शन यही स्टार्ट करेंगे, आमतौर पर फैंटेसी को भाववादियों की एवं अति यथार्थवादी, जो पिछले में कह रहा था, कि शिल्प के रूप में व्याख्यायित किया जाता है, जिसमें रचनाकार उसके अंतर मन में उपजे विभिन्न गतिशील भावों को, ठीक है, गतिशील भावों को, है ना, गतिशील भावों को, है ना, व्यक्त करना चाहता है, ठीक है, रचनाकार क्या करना चाहता है, व्यक्त करना चाहता है ना। अंधेरे में कविता की पूरी अंतर योजना फैंटेसी शिल्प पर आधारित है, फैंटेसी शिल्प पर आधारित है। ऐसे में इसके संदर्भ में एक जबरदस्त विवाद खड़ा हो गया कि प्रगतिवादी कवि होने के बावजूद मुक्तिबोध ने क्यों वस्तु और रूप को भी, या कविता के वस्तु और रूप को भी महत्व दिया है, ठीक है। प्रगतिवादी या फिर आप कह सकते हैं प्रगतिवादी आलोचक जैसे रामविलास शर्मा का मानना है, ठीक है, कि वस्तुपरक और सामाजिक यथार्थ को प्रत्यक्ष एवं सहज रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो क्या मुक्तिबोध द्वारा फैंटेसी शिल्प का प्रयोग करना जरूरी था या नैतिक था, ठीक है, क्या जरूरी था अथवा नैतिक था? तो इस बात पे नैतिक है, जरूरी है, नैतिक है, इस बात पे आप क्वेश्चन मार्क उठा दीजिए, ठीक है, कि क्यों ऐसा कर रहे हैं वो, जबकि आप तो डायरेक्ट सीधे बात बता सकते हैं ना, सीधे बात बता सकते हैं, तो क्यों ऐसा वो कर रहे हैं। अब यहां पर बात आती है, तो इस बात को समझना। अब मुक्तिबोध की हम बात करेंगे, मुक्तिबोध क्यों कह रहे हैं कि मैंने फैंटेसी शिल्प का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि यथार्थ जटिल और संश्लिष्ट है। मुक्तिबोध ये बात कर रहे हैं, भैया यथार्थ ऐसा सीधे नहीं पकड़ा जा सकता है। प्रगतिवादियों को कहने दो, यथार्थ को सीधे पकड़ा जा सकता है, लेकिन वास्तविकता में यथार्थ क्या है, गतिशील है, जटिल यथार्थ है, ठीक है, गतिशील और जटिल यथार्थ है। तो इस बात को समझिएगा, तो यथार्थ सीधा प्रत्यक्ष नहीं है, ठीक है, तो ये बात आप समझिएगा। तो अब क्या है, अब आप आगे की अपनी बात को कहेंगे। मुक्तिबोध समकालीन भारत के गुम्फित, यहां पर हम स्टेटमेंट ही देख लेते हैं, ठीक है, मुक्तिबोध का स्टेटमेंट ही देख लेते हैं। बस 1 मिनट का आ गया। जी, जटिल बहुआयामी गतिशील यथार्थ को सघनता से पकड़ना है। देखिए समझिएगा, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि गतिशील बहुआयामी एवं जटिल यथार्थ है, ठीक है, ये मैंने आपको वैसे एग्जैक्टली लिखाया भी था, ठीक है, लिखाया भी था, तो आपको ये बात बताना है ना, ठीक है, तो ये बात आपको बताना है कि मुक्तिबोध फैंटेसी शिल्प का प्रयोग करके गतिशील, जटिल एवं वो भी जो भी था, मतलब क्या था, कुछ तो तीन शब्द है, वो तीनों शब्द लिखना है। गुम्फित यथार्थ को पकड़ना चाहते हैं, ठीक है, वो अपनी कविताओं के माध्यम से, ठीक है, उसको एक शब्द हम लोग बोलते हैं, रुको एक बार देख लेता हूं, हाँ, ये समाज से विच्छिन्न बुद्धिजीवियों के त्रासद अंत
को दर्शाना चाहते हैं। समाज से विच्छिन्न बुद्धिजीवियों के त्रासद अंत, ये कीवर्ड्स हैं कुछ कुछ जो आपको लिखना है। समाज से विच्छिन्न बुद्धिजीवी, जो समाज से हटा हुआ है बुद्धिजीवी, उसके त्रासद अंत को दर्शाना चाहते हैं। और ये अर्थार्थ इतना स्थूल और गोचर नहीं है कि उसे सतही प्रेक्षण के माध्यम से जाना जा सके। तो पहली बात आपने ये बता दी कि इतना स्थूल और गोचर नहीं है ना, डायरेक्ट नहीं दिख रहा है कि आप डायरेक्ट सतही मतलब एक सीधे आपने एक्सपेरिमेंट किया और आपने देख लिया अरे ये तो ये बात है, नहीं, ये बात नहीं, ठीक है, ये बात नहीं। दूसरी बात आपको बताना है, फैंटेसी शिल्प के माध्यम से साम्राज्यवादी, पूंजीवादी और फासिस्ट प्रतिष्ठानों, तो देखिए समझिएगा क्या है, बहुत सारे प्रतिष्ठान है ना, कोई साम्राज्यवादी प्रतिष्ठान भी है एक ही देश में, एक ही देश में पूंजीवादी प्रतिष्ठान भी, एक ही देश में फासिस्ट प्रतिष्ठान भी है, और इनके गतिविधियां आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप इस बात को लिखिएगा कि फैंटेसी शिल्प के माध्यम से साम्राज्यवादी, पूंजीवादी और फासिस्ट प्रतिष्ठानों की गतिविधियों के रहस्यमय, गूढ़ और गुह्य जो गुथे हुए तिलिस्म खुल जाते हैं, जिसका वर्णन मुक्तिबोध इस प्रकार करते हैं, या अंधेरे में इस प्रकार करते हैं। भीतर का राक्षसी स्वार्थ अब साफ उभर आया है, छिपे उद्देश्य यहां निखर आए हैं। तो राक्षसी स्वार्थ सीधे सीधे दिख जाता है, ठीक है। फिर आप इसी लाइन को लिख देंगे, कहने की आवश्यकता नहीं है कि यथार्थवादी शिल्प के माध्यम से इस यथार्थ को पकड़ना नामुमकिन था। भाई साम्राज्यवादी, पूंजीवादी और फासिस्ट प्रतिष्ठानों को कैसे जोड़ोगे, उतना सही से जोड़ नहीं पाओगे, ठीक है। अब तीसरा फायदा, फैंटेसी शिल्प का तीसरा फायदा, ये सबसे बड़ा फायदा है कि ये क्या करते हैं, स्पेस और टाइम का इंक्रोचमेंट करती है। स्पेस और टाइम का इंक्रोचमेंट करती है। जैसे आप रात में सपना देख रहे हो तो भगवान राम, बुद्ध और गांधी जी, ये सब हो सकता है आपको एक मीटिंग में दिखाई दें, चर्चा करते हुए कि यूपीएससी के एग्जाम का पैटर्न चेंज होना चाहिए। हो सकता है आप ऐसा सपना देख रहे हो, ठीक है, कि भगवान राम, बुद्ध और गांधी जी तीनों लोग एक साथ चर्चा कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, स्पेस और टाइम को अन्वित करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि फैंटेसी शिल्प दिक और काल को अन्वित करता है तथा दृश्यमान असंबद्धता को। अब डायरेक्ट आप किसी कहोगे ना कि भगवान राम और गांधी जी दिखे थे हमको, तो कहेंगे पगला गया है ये, ठीक है, पगला गया है। गांधी जी कब थे, भगवान राम कब थे? तो दृश्यमान असंबद्धता थी। लेकिन ये क्या करता है फैंटेसी शिल्प, इसको एक सूत्र में बांध देता है। उदाहरण के लिए अंधेरे में कविता में आप इस बात को लिखेंगे, उदाहरण के लिए अंधेरे में कविता में पहले नायक को आकाश में टहलते हुए टॉलस्टॉय दिखते हैं, उसके बाद प्रोसेसन दिखता है, बहुचर्चित प्रोसेसन दिखता है। ये बात आपको लिखना है कि उदाहरण के लिए पहले नायक को आकाश में टहलते हुए टॉलस्टॉय दिखते हैं, उसके बाद बहुचर्चित प्रोसेसन दिखता है। प्रोसेसन मतलब जुलूस, जिसमें उस शहर की मृत आत्माएं जुलूस की शक्ल में चली आ रही हैं, वही क्रांति वाला जुलूस। अब कहां टॉलस्टॉय और कहां मृत आत्माएं, तो आप इस बात को ऐसे नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे चले जा रही हैं। इन दोनों दृश्यों में ऊपर से कोई तारतम्य नहीं दिखता है, लेकिन भीतर उतरने पर साफ संबंध दिखता है। तथ्य यह है कि बुर्जुआ वर्ग के विरुद्ध सामाजिक दृष्टि संपन्न साहित्य का प्रारंभ टॉलस्टॉय ने शुरू किया था। तो टॉलस्टॉय दिख जाते हैं, ठीक है, टॉलस्टॉय दिख जाते हैं, ठीक है। ये लिंकेज है, महत्वपूर्ण लिंकेज क्या है कि पहली बार रचनाएं साहित्य का जो सामाजिक दृष्टि वाला साहित्य है, तो टॉलस्टॉय ने इसका स्टार्ट किया था। तो इनको दोनों दिख रहे हैं, टॉलस्टॉय भी दिख रहे हैं, मृत आत्माएं भी दिख रही हैं, ठीक है। फिर आप चौथा पॉइंट बताएंगे, चौथा पैराग्राफ, तीसरे स्तर पर वास्तविकता के लंबे चित्रण से बचाती है, ठीक है, सीधी बात समझिएगा, तो लंबे चित्रण से बचा देती हैं। स्वप्न शैली के साथ सुविधा है कि देश और काल की दृष्टि से नितांत असंबद्ध तथा दूर की वस्तुओं को भी एकत्र रखा जा सकता है। मैंने बात आपको स्टार्टिंग में बता दी थी कि बहुत लंबी कविता होने से बचा जा सकता है, ठीक है, जिससे अंधेरे में कविता काफी मितव्ययिता और सघनता आ गई तथा वर्णन के अनावश्यक विस्तार से अपने आप निजात मिल गई, ठीक है। तो वर्णन के अपने आप निजात मिल गई। फिर आप बताएंगे स्पष्ट है फैंटेसी शिल्प, ठीक है, आप बताएंगे स्पष्ट है फैंटेसी शिल्प का अद्भुत प्रयोग, ठीक है, अद्भुत प्रयोग मुक्तिबोध के काव्य की सफलता मानी जा सकती है, जिससे वे उस यथार्थ को पकड़ सके हैं जो जटिल और संश्लिष्ट है तथा सीधे सीधे पकड़ना संभव नहीं है, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं, रामविलास शर्मा जैसे आलोचकों के यह मानने कि ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में आदि अस्तित्ववादी मान्यताओं
और खंडित व्यक्तित्व का प्रतीक हैं के बावजूद यह माना जा सकता है कि मुक्तिबोध ने फैंटेसी शिल्प के माध्यम से सफलतापूर्वक उस सिद्धार्थ को पकड़ा जो जटिल और संश्लिष्ट है, जिसे सीधे सीधे पकड़ना संभव नहीं था। तो ये बात आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं, इसको ओरिएंट कीजिए। ठीक है, मैंने प्रॉपर डिस्कशन कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गद्य वाला जो सेक्शन है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और बाकी चीजें आप रीडिंग करते रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।